Hi guys, welcome to the eLearnu. In this video, we're gonna going to practice a numerical problem on CPU scheduling. Okay, this type of problem may ask in various universities. Okay, in the operating system examination in various universities, this type of problem is asked. Okay, so the problem is what इन्होंने आपको 5 processes दे रखी हैं with their burst time, priority and the arrival time. Okay, and what they want you to, इन्होंने कहा है कि draw a Gantt chart, calculate the average turnaround time and average waiting time for FCFS SJF with both preemptive mode and non-preemptive mode. Okay, now priority scheduling with both preemptive mode and non-preemptive mode and round robin with quantum 2. Okay, means आपको सब करना है, मतलब कि they have given you the 5 processes with their burst time, priority, arrival time, और आपको इन प्रोसेस के को इम्प्लीमेंट FCFS से भी करके दिखाना है, SJF से भी करके दिखाना है, प्रिएम्पटिव नॉन प्रिएम्पटिव दोनों मोड से, उसी तरीके से प्रियोरिटी के भी दोनों मोड प्रिएम्पटिव नॉन प्रिएम्पटिव दोनों से करके दिखाना है, और राउंड रॉबिन जिसका क्वांटम नंबर 2 है उससे भी इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाना है. ओके, और आपको साथ साथ इनका गैंट चार्ट भी बनाना है और एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम भी कैलकुलेट करके दिखाना है. मतलब ओवरऑल आपको पूरी सीपीयू स्केड्यूलिंग करनी है, और ये क्वेश्चन कंसीडर किया जाता है मैनी यूनिवर्सिटी में 16 मार्क्स का, टोटल 16 मार्क्स पूरा ये कंप्लीट क्वेश्चन. Okay, now see how to do that particular question. I have tell you each and every scheduling in the earlier videos also. Now how to calculate it, now we can implement it. Before implementing, I recommend you to please pause the video and do it by yourself, because I have tell you how to do these type of scheduling. So I recommended you to pause and try it by yourself first. Okay, so I assume it you can pause it and do it by yourself. Now I am showing you how to do it. Okay, so first we are doing it by FCFS. Okay, so first what we have to make first we all have to make a Gantt chart. In every scheduling algorithm we make Gantt chart. Now at time 0, is there any process in the ready queue? Yes. See the arrival time? Yes. At time 0 P1 is there in the ready queue. So FCFS क्या कहता है, जो पहले आ रहा है उसको दे दो, जो पहले आ रही है प्रोसेस उसको सीपीयू दे दो, जितनी देर के लिए उसे चाहिए उतनी देर के लिए दे दो, कितनी देर के लिए चाहिए जितना उनका बर्स्ट टाइम होता है. ठीक है, तो 0 टाइम पे P1 आई, कितनी देर के लिए इसको सीपीयू चाहिए, इसको 6 के लिए सीपीयू चाहिए, तो 0 से लेकर 6 तक के लिए मैंने P1 को सीपीयू एलोकेट कर दिया. नाउ अब टाइम कितना हो गया, 6 हो गया है ना. अब सेकंड नंबर पे कौन सी प्रोसेस आई थी मेरी, सेकंड नंबर पे प्रोसेस आई थी मेरी P2. टाइम 1 पे P2 आई थी, तो अब सीपीयू किसको देंगे, P2 को देंगे, क्योंकि FCFS हम चला रहे हैं. P2 को देंगे कितनी देर के लिए चाहिए, जितनी देर के लिए P2 को चाहिए, यानी कि 4 के लिए. तो 6 के बाद 4 यानी कि अब टाइम कितना हो गया आपका, 10 हो गया. ठीक है, अब उसके बाद सीपीयू किसको मिलेगा, P3 को मिलेगा, क्योंकि P2 के बाद कौन आई थी, P3 आई थी. तो P3 को सीपीयू दे देंगे हम, कैसे देंगे, P3 को देंगे कितनी देर के लिए, जितनी देर के लिए P3 को चाहिए, यानी कि 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए, यानी 10 के बाद 12 हो गया. इसके बाद सीपीयू किसे मिलेगा, P4 को मिलेगा, कितनी देर के लिए मिलेगा सीपीयू P4 को, जितनी देर के लिए उसे चाहिए, यानी 5 यूनिट ऑफ टाइम के लिए, यानी कि 12 के बाद 5 कितना हो गया, 17. ओके, नाउ किसको सीपीयू देंगे, P5 को देंगे P4 के बाद, क्योंकि P5 ही आई थी. P5 को सीपीयू दिया जाएगा कितने यूनिट ऑफ टाइम के लिए, 3 यूनिट ऑफ टाइम के लिए. तो 3 यूनिट ऑफ टाइम 17 के बाद 3 कितना हो गया, 20 हो गया. तो ये हमारा गैंट चार्ट बन गया. नाउ अब देखो, आपने देखा जब से P1 का सिंगल पहली प्रोसेस के एग्जीक्यूशन से लेकर लास्ट प्रोसेस के एग्जीक्यूशन तक सीपीयू एग्जीक्यूशन ही कर रहा है, यानी कि टोटल ऑफ बर्स्ट टाइम 20 के बराबर आना चाहिए. कैलकुलेट कर लो, 5 3 8 2 10 10 और 4 14 और 6 20, तो 20 के बराबर आया, यानी कि सीपीयू जो था वो रिमेन इट्स एग्जीक्यूशन, कभी भी आइडल नहीं बैठा था. ठीक है, नाउ कंप्लीशन टाइम देखो सबके लिए. P1 का कंप्लीशन टाइम देखो, P1 का कंप्लीशन टाइम 6 है, तो P1 के कंप्लीशन टाइम में 6 लिखेंगे. P2 का कंप्लीशन टाइम 10 है, तो P2 के कंप्लीशन टाइम में 10 लिखेंगे. P3 का कंप्लीशन टाइम व्हाट, P3 का कंप्लीशन टाइम 12 है, तो 12 लिखेंगे. P4 का कंप्लीशन टाइम 17 है, तो यहाँ पे 17 लिखेंगे. P5 का कंप्लीशन टाइम 20 है, तो यहाँ पे 20 लिख देंगे. ओके, नाउ टर्न अराउंड टाइम मैंने आपको बता रखा था, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम. तो कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 9 आएगा आपका, इधर आपका 10 आएगा. 17 माइनस 3 इज व्हाट, 14. 20 माइनस 4 इज व्हाट, 20 माइनस 4 इज व्हाट, 16. सो ये आपका टर्न अराउंड टाइम हो गया. ओके, इट इज 9. ओके, नाउ वेटिंग टाइम इज व्हाट, वेटिंग टाइम इज व्हाट, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम. सो 6 minus 6 0, 9 minus 4 is what, 5, 10 minus 2 is what, 8, 14 minus 5 is what, 14 minus 5 is what, 9. Okay, 16 minus 3 is what, 13. Okay,
So this is how you can calculate waiting time. Now response time of each and every process. पहली बार response कब मिला minus arrival time. तो P1 को पहली बार response कब मिला Gantt chart में जल्दी से देखिए. P1 को first time response कब मिला है 0 पे और P1i कब थी 0 पे यानी कि इसका response time 0. P2 को first time response कब मिला देखो भैया 6 पे response मिला P2 को first time और P2i कब थी 1 पे. तो 6 minus 1 यानी कि 5 टाइम बाद इसके response मिला. P3 को first time response कब मिला बेटा 10 पे और P3i कब थी P3 आई थी 2 पे. तो 10 minus 2 यानी कि 8 टाइम लगा इससे रिस्पॉन्स मिलने में. P4 को फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स कब मिला 12 पे और P4i कब थी 3 पे. तो 12 minus 3 दैट इज 9 यूनिट ऑफ टाइम लगा इसको रिस्पॉन्स मिलने में. P5 को फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स मिला 17 पे. P5i कब थी 4 पे. तो 17 minus 4 यानी 13 यूनिट ऑफ टाइम के बाद इससे रिस्पॉन्स मिला. तो रिस्पॉन्स टाइम 13. ठीक है. और मैंने आपको क्या बताया था कि नॉन प्रीएम्प्टिव मोड में वेटिंग टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम इक्वल आता है और एफसीएफएस कैसा स्केड्यूलिंग मोड है नॉन प्रीएम्प्टिव मोड. मतलब जब तक कोई प्रोसेस पूरी टर्मिनेट नहीं हो जाती तब तक सीपीयू से नहीं लिया जाता. ओके. सो दिस इज हाउ वी कैन डन. नाउ कैलकुलेट एवरेज क्योंकि उसने हमसे एवरेज पूछा है. टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम पूछा तो रिस्पॉन्स टाइम का एवरेज नहीं निकालेंगे हम. तो कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे. ये हो गया 5 और 8 कितना हो गया 13 और 9 कितना हो गया 13 और 9 22 and 13 कितना हो गया 22 and 13 is I think 35. ओके. 22 सी और 22 अगर मैं करूं 13 में 2 और 3 5 और 2 और 1 35. ठीक है. 35/5 अगर मैं इसको करूं तो हम देखते हैं कितना आएगा हमारा आंसर. 35/5 कितना हो गया 35/5 इज व्हाट 7. ठीक है. तो एवरेज वेटिंग टाइम आपका कितना आ गया एफसीएफएस में 7 मिलीसेकंड में उसने कैलकुलेट करने के लिए. टर्न अराउंड टाइम देखो 9 और 6 15 और 10 कितने हो गए 25. ठीक है. 25 और ये कितने हो गए 39 प्लस 16 39 प्लस 16 कितना हो गया आपका. ये हो जाएगा आपका 55 है ना. 55 हो जाएगा 55/5. इट इज व्हाट वी कॉल 11 वेटिंग. आपका टर्न अराउंड टाइम एवरेज टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा 11 मिलीसेकंड. कितना आ जाएगा 11 मिलीसेकंड. सो दिस इज व्हाट फॉर द एफसीएफएस. नाउ वी कैन कैलकुलेट इट फॉर एसजेएफ. एसजेएफ के लिए करते हैं कैलकुलेट विद नॉन प्रीएम्प्शन मोड. ओके. तो देखते हैं. गैंट चार्ट बनाओ. गैंट चार्ट बनाओ और कैलकुलेट करते हैं इसको. ठीक है. सो एट टाइम जीरो इज देयर एनी प्रोसेस इन द रेडी क्यू. यस P1 इज देयर इन द रेडी क्यू. तो P1 को एलोकेट कर दो. ठीक है. सी एसजेएफ बेसिकली वर्क एज व्हाट की शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट. द जॉब विच हैव द शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम वी एलोकेट सीपीयू टू दैट पर्टिकुलर जॉब. बट जीरो टाइम पे कोई जॉब अभी आई ही नहीं है सीपीयू में. सॉरी मेमोरी में कोई रेडी क्यू में कोई जॉब ही नहीं आई टाइम जीरो पे P1 के अलावा. तो फिर कैसा शॉर्टेस्ट. ठीक है. तो हम हमारे पास जो अवेलेबल होगी उसी को तो सीपीयू एलोकेट किया जाएगा. तो P1 ही अवेलेबल है तो P1 को सीपीयू मैंने एलोकेट कर दिया. कितने यूनिट ऑफ टाइम के लिए एलोकेट करूंगी. जो मोड है वो नॉन प्रीएम्प्शन है तो जितनी देर के लिए उसको चाहिए यानी कि बर्स्ट टाइम के जितने के लिए उसको एलोकेट कर देंगे. तो 0 से लेकर 6 तक के लिए इसको मैंने सीपीयू एलोकेट कर दिया. नाउ टाइम कितना हो गया. नाउ टाइम 6 हो गया. तो अब प्रोसेस P2 भी आ चुकी है P3 भी आ चुकी है और P4 भी आ चुकी है और P5 भी आ चुकी है. ठीक है. तो इन चारों प्रोसेस में से जिसका बर्स्ट टाइम सबसे छोटा होगा उसको मैं सीपीयू एलोकेट कर दूंगी. P1 तो एग्जीक्यूट हो चुकी है तो इनमें से सबसे छोटा बर्स्ट टाइम किसका है भाई. सबसे छोटा बर्स्ट टाइम तो मुझे P3 का दिख रहा है. तो P3 को मैं सीपीयू एलोकेट कर दूंगी. इसके बाद किसको करूंगी P3 को सीपीयू एलोकेट करूंगी. कितनी देर के लिए 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए यानी कि 6 के बाद अब टाइम कितना हो गया है 8. ओके. नाउ P3 मेरी एग्जीक्यूट हो चुकी है. अब इनमें से किसका इसके बाद सबसे शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम है P5 का. P5 का 3 है तो P5 को सीपीयू एलोकेट कर दूंगी. कितने यूनिट ऑफ टाइम के लिए 3 यूनिट ऑफ टाइम के लिए. तो 8 + 3 कितना हो गया आपका 11 हो गया. ओके. नाउ इस P5 भी एग्जीक्यूट हो चुकी है. आप किसको सीपीयू एलोकेट करेंगे हम P2 को सीपीयू एलोकेट करेंगे कितने यूनिट ऑफ टाइम के लिए 4 यूनिट ऑफ टाइम के लिए. तो 11 + 4 कितना हो गया आपका 15 हो गया. ठीक है. P2 भी आपकी एग्जीक्यूट हो चुकी है. नाउ अब किसको सीपीयू एलोकेट किया जाएगा P4 को एलोकेट किया जाएगा. कितने यूनिट ऑफ टाइम के लिए 5 यूनिट ऑफ टाइम के लिए. तो 15 + 5 इज व्हाट 20. ओके. तो आपकी P4 भी एग्जीक्यूट हो चुकी है. अब देखो क्या टोटल आपका जब से फर्स्ट प्रोसेस एग्जीक्यूट हुई थी तब से लास्ट तक सीपीयू कंटिन्यू एग्जीक्यूशन कर रहा है. मतलब आइडल तो नहीं है यानी कि टोटल बर्स्ट टाइम इक्वल्स टू द कंप्लीशन ऑफ द लास्ट प्रोसेस. तो देखो 6 और 4 कितना हो गया
10, 2 12, 12 5 6 17 और ये 3 20। तो टोटल बर्स्ट टाइम इज इक्वल्स टू द कंप्लीशन ऑफ द लास्ट प्रोसेस, यानी कि सीपीयू विल नॉट रिमेन आइडल इन एनी टाइम during the execution of first process to the last one. Okay, now calculate the completion time. Completion time of P1 is what? Completion time of P1 is 6. Completion time of P2 is what? Completion time of P2 is 15. Okay, now completion time of P3. Completion time of P3 is what? 8. Now completion time of P4. Completion time of P4 is 20. Completion time of P5. Completion time of P5 is 11. Okay, turnaround time देखो, completion minus arrival, 6 minus 0 is 6, 15 minus 1 is what? 14, 8 minus 2 is what? 6, 20 minus 3 is what? 17, and 11 minus 4 is what? 7. ओके, तो ये टर्न अराउंड टाइम आ गया. वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, तो 6 minus 6 0, 14 minus 4 is what? 10, 6 minus 2 is what? 4, 17 minus 5 is what? 12. Okay, and 7 minus 3 is what? 4. वन रिस्पॉन्स टाइम मतलब फर्स्ट रिस्पॉन्स कब मिला माइनस द अराइवल टाइम. फर्स्ट रिस्पॉन्स कब मिला? P1 को फर्स्ट रिस्पॉन्स कब मिला था? 0 पे, और P1 आया कब था? 0 पे, मतलब कि रिस्पॉन्स मिलने में 0 टाइम लगा. अब P2 को फर्स्ट रिस्पॉन्स कब मिला था? गैंट चार्ट में देखो, P2 को फर्स्ट रिस्पॉन्स मिला है 11 पे, और P2 आया कब था? P2 आया था 1 पे. 11 पे रिस्पॉन्स मिला है पहला और 1 पे आया था, यानी कि 10 यूनिट ऑफ टाइम के बाद इसको रिस्पॉन्स मिला. इसी तरीके से P3 का देखो, P3 को फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स 6 पे मिला और P3 आया कब था? 2 पे आया था, तो 6 minus 2 यानी कि 4 यूनिट ऑफ टाइम के बाद मिला. और P4 को देखो, फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स कब मिला था? गैंट चार्ट में देखो, P4 को फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स मिला था 15 पे, और P4 आया कब था? 3 पे, तो 15 minus 3 is what? 15 minus 3 is what? 12. ओके, P5 को फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स कब मिला था? सी इन द गैंट चार्ट 8 पे मिला था, और P5 आया कब था? 4 पे, तो 8 minus 4 that is 4. आपने देख लिया कि नॉन प्रियम्पशन मोड में आपका वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम सेम आता है, और इसमें भी सेम आ रहा है. नाउ कैलकुलेट द एवरेज. एवरेज टर्न अराउंड टाइम में अगर मैं कैलकुलेट करूं तो कितना आएगा यहाँ पे? 7 और 7 14 हो गया. 14 प्लस 6 कितना हो गया? 14 और 6 कितना हो गया आपका? 20 हो गया. 20, 24, और ये कितना हो गया? 30 का 0, 3 कैरी, और 4 और ये 5, ये हो गया 50. 50 हो गया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस दैट इज 5, यानी कि टर्न अराउंड टाइम कितना आ गया? टर्न अराउंड टाइम कितना आ गया? 10 मिली सेकेंड्स का. 10 मिली सेकेंड्स का टर्न अराउंड टाइम आ गया. एफसीएफएस में कितना आया था? 11 का आया था शायद, है ना? तो एसजेएफ में एफसीएफएस से कम एवरेज टर्न अराउंड टाइम आया. वेटिंग टाइम देखते हैं, इसमें कम आता है ज्यादा आता है? कम ही आना चाहिए वैसे, थियोरटिकल तो देखते हैं कितना आता है. तो 4 और 4 8, 10, ठीक है, ये हो गया 8, 9 10 का 0, 1 कैरी, तो 1 2 3, 30 बाय 5. ठीक है, ये कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 6 समथिंग, 6 मिली सेकेंड्स आपका ये एवरेज वेटिंग टाइम आ जाएगा. आई थिंक एफसीएफएस में इससे थोड़ा ज्यादा आया था. ओके, सो इन दैट पर्टिकुलर वे यू कैन कैलकुलेट द एसजेएफ विद नॉन प्रीएम्पशन मोड. नाउ अब एसजेएफ विद प्रीएम्पशन का देखते हैं. ओके, सो गैंट चार्ट बनाते हैं पहले. ठीक है, गैंट चार्ट हमने बनाया. सो एट टाइम 0 इज देयर एनी प्रोसेस इन द रेडी क्यू? टाइम 0 पे कोई प्रोसेस रेडी क्यू में? यस, P1 इज देयर इन द रेडी क्यू. तो मैं CPU किसको एलोकेट कर दूंगी? P1 को एलोकेट कर दूंगी. कितने यूनिट ऑफ टाइम के लिए एलोकेट करूंगी? जब तक मेरी नई प्रोसेस रेडी क्यू में नहीं आ जाती. क्योंकि SJF क्या करता है, कहता है विद SJF तो ये कहता था कि CPU से असाइन करो जिसका बर्स्ट टाइम सबसे कम है. लेकिन प्रीएम्पशन क्या कहता है कि अगर कोई नई अराइव प्रोसेस का बर्स्ट टाइम करंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस के बर्स्ट टाइम से कम हुआ, तो CPU करंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस से छीन के नई वाली प्रोसेस को दे दिया जाएगा. तो हर बार जब नई प्रोसेस आ रही है तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि मेरी करंटली वाली का जो बर्स्ट टाइम है वो ज़्यादा तो नहीं है. अगर वो ज़्यादा हुआ तो नई वाली को CPU देंगे. तो तब तक ही चलाएंगे करंटली प्रोसेस को जब तक नई प्रोसेस नहीं आ जाती. तो 0 के बाद नई प्रोसेस कब आई है? 1 पे आई है. अराइवल टाइम देखो, तो P1 को 0 से 1 तक मैं चलाऊंगी 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए. तो यानी कि P1 का बर्स्ट टाइम कितना हो गया? 6 से कितना हो गया? 5 हो गया. तो अब जो नई प्रोसेस आई मेरी P2 आई, उसका बर्स्ट टाइम देख रही हूँ मैं, वो क्या है? 4, करंटली वाली से कम है. तो CPU P1 से लेके किसको असाइन कर दिया जाएगा? P2 को असाइन कर दिया जाएगा. अब P2 को कितनी देर तक चलाऊंगी? जब तक नई प्रोसेस नहीं आ जाती. P3 का भाई 2 पे, तो 1 के बाद इसको 2 तक चलाया. 2 तक चलाया तो इसको भी मैंने 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए चलाया, यानी कि P2 का बर्स्ट टाइम 4 से अब कितना हो चुका है? 3 हो चुका है. ठीक है, नाउ मेरी 2 पे जो प्रोसेस आई है P3, इसका बर्स्ट टाइम में देखूंगी, इसका बर्स्ट टाइम कितना है? 2 है, और मेरी करंटली वाली का कितना था? 3.
और नई वाली का 2 है तो किसका कम है, P3 का कम है, तो CPU P3 को असाइन कर दिया जाएगा कितने यूनिट ऑफ टाइम के लिए, जब तक नई प्रोसेस नहीं आ रही थी। नई प्रोसेस कब आई, 3 पे, तो यानी कि 2 से लेकर 3 तक इसे CPU मैंने दे रखा था, यानी कि इसका बर्स्ट टाइम 2 नहीं रहा, अब कितना हो गया 1, क्योंकि 1 तक ये चल चुकी है। अब जो नई प्रोसेस P4 आई टाइम 3 पे, इसका बर्स्ट टाइम कितना है 5, और मेरी करंटली प्रोसेस का बर्स्ट टाइम कितना है 1। ऑब्वियस सी बात है P3 का बर्स्ट टाइम कम है, ठीक है, तो CPU नहीं लिया जाएगा और P3 को ही दे, P3 के पास ही रहेगा CPU, ठीक है। कितने यूनिट ऑफ टाइम के लिए, जब तक नई प्रोसेस नहीं आ जाती, यानी कि 4 के लिए, 1 के लिए, यानी 2 से लेकर 4 तक मैंने इसको दिया, तो यानी कि ये 2 यूनिट ऑफ इसका एग्जीक्यूशन अब कितना हो गया, खत्म हो गया, P3 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। नाउ एट टाइम 4 आपकी नई प्रोसेस P5 आई, ठीक है, जिसका बर्स्ट टाइम कितना है 3 है, ठीक है। तो अब CPU किसको एलोकेट किया जाए, नाउ CPU का जो एलोकेशन होगा वो किसके बेसिस पे होगा, अब होगा कि मतलब किसका बर्स्ट टाइम सबसे कम है, क्योंकि एक बार सारी प्रोसेस रेडी क्यू में आ जाती है, तो CPU किसे एलोकेट करना है, वो वाला काम आपका SJF विद नॉन प्रियम्पशन की तरह ही होता है, ठीक है। तो आपके अब रेडी क्यू में कौन कौन सी प्रोसेस है, रेडी क्यू में अब आपकी कौन कौन सी प्रोसेस है, तो रेडी क्यू में आपकी प्रोसेस है P1 है, P2 है, P4 है एंड P5 है, ठीक है। तो आपके P1, P2, P4 एंड P5 में से सबसे कम बर्स्ट टाइम किसका है, तो तुम्हें दिख रहा है भैया सबसे कम बर्स्ट टाइम मुझे P2 और P5 का दिख रहा है, P2 का बर्स्ट टाइम 3 और P5 का भी बर्स्ट टाइम कितना है 3 है, ठीक है, लेकिन दोनों का बराबर है, ठीक है, तो किसको CPU दे, तो ये हमने देखा था कि FCFS के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे, जो पहले आया उसको पहले CPU दिया जाएगा। तो P2 कब आया 1 पे आया है, और P5 कब आया 4 पे आया, तो कौन पहले आया, P2 पहले आया, तो P2 को CPU देंगे, किसे CPU देंगे, P2 को CPU देंगे, ठीक है। कितने यूनिट ऑफ टाइम के लिए, अब सारी प्रोसेस जैसे रेडी क्यू में आ चुकी हैं, तो जितने देर के लिए इनको चाहिए इतने देर के लिए CPU दे दो। अब ये प्रियम्पशन वाला जो वर्जन है वो नॉन प्रियम्पशन की तरह काम करने लग जाएगा, ठीक है। तो इस P2 को कितनी देर के लिए CPU चाहिए था, 3 यूनिट ऑफ टाइम के लिए और चाहिए था, तो 4 के बाद 3 यूनिट ऑफ टाइम के लिए से CPU दे दे, यानी टाइम कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है। P2 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। अब बची हुई प्रोसेस में से कौन सी प्रोसेस का बर्स्ट टाइम सबसे कम है, आपको दिख रहा है P5 का सबसे कम है, तो P5 को CPU दे देंगे कितने यूनिट ऑफ टाइम के लिए, 3 यूनिट ऑफ टाइम के लिए इसको चाहिए, तो 7 के बाद 3 यूनिट ऑफ टाइम, यानी कि 7 के बाद 10 अप टाइम हो गया, और P5 का एग्जीक्यूशन भी आपका कंप्लीट हो चुका है। P5 के बाद किसको CPU देंगे, बची हुई दो प्रोसेस में से दोनों का बस टाइम देखो सेम है, P1 का भी 5 है और P4 का भी 5 है, तो जो पहले आया था उसे CPU देंगे। पहले कौन आया था, P1 का बस अराइवल टाइम 0 और P4 का अराइवल टाइम 3 है, तो पहले कौन आया था, P1 ही पहले आई थी, तो P1 को CPU देंगे, P1 को CPU देंगे 5 यूनिट ऑफ टाइम के लिए, तो 10 के बाद 5 कितना हो गया 15 हो गया टाइम, और 15 टाइम पे मैंने CPU, अब P1 भी कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद P4 को CPU दे दूंगी 15 टाइम पे, कितने यूनिट ऑफ टाइम के लिए, 5 यूनिट ऑफ टाइम के लिए, तो अब टाइम कितना हो गया 20, ठीक है, टाइम कितना हो गया 20। नाउ अब तुम्हें दिख रहा है कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक तुम्हारा CPU एग्जीक्यूशन ही कर रहा था, तो अगर तुम ये टोटल ऑफ बर्स्ट टाइम निकालोगे, टोटल ऑफ बर्स्ट टाइम निकालोगे ना, तो ये टोटल ऑफ बर्स्ट टाइम तुम्हारा एग्जीक्यूशन ऑफ द लास्ट प्रोसेस आएगा, ठीक है। तो इसको निकालोगे तो टोटल ऑफ बर्स्ट टाइम कितना आएगा, एग्जीक्यूशन ऑफ द लास्ट प्रोसेस, दैट इज ये भी 20 आएगा। इसका क्या मतलब है कि CPU कभी भी खाली नहीं बैठा था ड्यूरिंग दिस CPU शेड्यूलिंग। ओके, नाउ कंप्लीशन टाइम निकालो, सबका कंप्लीशन टाइम P1 का देखो, P1 का कंप्लीशन टाइम कितना है, P1 का कंप्लीशन टाइम है 15, सी इन द गैंट चार्ट, P1 का कंप्लीशन टाइम है 15, ठीक है। और P2 का कंप्लीशन टाइम कितना है, P2 का कंप्लीशन टाइम है 7, P2 का कंप्लीशन टाइम 7 है। P3 का कंप्लीशन टाइम कितना है 4 नहीं, P3 का कंप्लीशन टाइम कितना है, हाँ 4 ही है, P3 का कंप्लीशन टाइम 4 है, ओके। P4 का कंप्लीशन टाइम कितना है, P4 का कंप्लीशन टाइम 20 है, ओके। P5 का कंप्लीशन टाइम कितना है, P5 का कंप्लीशन टाइम आपका 10 है, ओके। तो आपने कंप्लीशन टाइम सबका निकाल लिया। टर्न अराउंड टाइम देखो, कंप्लीशन माइनस अराइवल करते हैं, तो 15 minus 0 is 15, 7 minus 1 is what 16, 4 minus 2 is 2, 20 minus 3 is what 17 and 10 minus 4 is what 6, तो आपका ये टर्न अराउंड टाइम हो गया। नाउ वेटिंग टाइम क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस द बर्स्ट टाइम, ठीक है। तो 15 माइनस 6 अगर मैं करूंगी तो वेटिंग टाइम इसका 9 आ जाएगा, ठीक है। और ये 6 माइनस 4 यानी कि 2 आ जाएगा, 2 माइनस 2 यानी कि 0 आ जाएगा, और ये 17 माइनस 5 यानी कि 12 आ जाएगा, और ये 6 माइनस 3 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। वेटिंग टाइम हमने सबका कैलकुलेट कर लिया। नाउ रिस्पॉन्स टाइम, मतलब रिस्पॉन्स टाइम यानी कि फर्स्ट रिस्पॉन्स कब मिला था माइनस द अराइवल टाइम, फर्स्ट रिस्पॉन्स जब मिला था और वो आए कब थे,
ठीक है। तो फर्स्ट रिस्पॉन्स P1 को देखो कब मिला है, P1 को फर्स्ट रिस्पॉन्स 0 पे ही मिला है। ठीक है, P1 को फर्स्ट रिस्पॉन्स कब मिला है, 0 पे ही मिला है, और P1 आया कब था, 0 पे, यानी कि इसको रिस्पॉन्स मिलने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा, रिस्पॉन्स टाइम 0। ठीक है, P2 को फर्स्ट रिस्पॉन्स कब मिला, P2 को फर्स्ट रिस्पॉन्स 1 पे मिला, और P2 आया कब था, 1 पे, यानी रिस्पॉन्स मिलने में बिल्कुल समय नहीं लगा, रिस्पॉन्स टाइम 0। P3 को फर्स्ट रिस्पॉन्स कब मिला, P3 को फर्स्ट रिस्पॉन्स 2 पे मिला, और P3 आई कब थी, 2 पे ही आई थी, तो रिस्पॉन्स मिलने में बिल्कुल टाइम नहीं लगा, रिस्पॉन्स टाइम 0। P4 को रिस्पॉन्स फर्स्ट कब मिला, P4 को रिस्पॉन्स फर्स्ट मिला है आपका 15 पे, देखो गैंट चार्ट में देखो 15 पे मिला है, और P4 आया कब था, 3 पे आया था, तो 15 माइनस 3 यानी 12 यूनिट ऑफ टाइम लगा इसको रिस्पॉन्स मिलने में। ठीक है, सिमिलरली P5 को देखो, P5 को फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स मिला है 7 पे, 7 पे मिला है P5 को फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स, और P5 आया कब था, P5 आया था 4 पे, तो 7 माइनस 4 यानी 3 यूनिट ऑफ टाइम लगा इसको रिस्पॉन्स मिलने में। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर प्रीएम्पशन मोड होता है स्केड्यूलिंग का, तो वेटिंग टाइम और आपका रिस्पॉन्स टाइम जो होता है वो डिफरेंट आता है, देख सकते हो आप डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, नाउ कैलकुलेट कर लो एवरेज। एवरेज टर्न अराउंड टाइम अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूंगी तो कितना आएगा, 6 और 7 13 हो गए, 14 15 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 का 6 2 कैरी 3 और 1 4 46 आया, 46 बाय व्हाट, नंबर ऑफ प्रोसेस 5 है, 46 बाय 5, 46 बाय 5 अगर मैं करूँ तो ये कुछ आएगा आपका 9 पॉइंट समथिंग, 9.2 आएगा, 9.2। ठीक है, यानी कि FCFS में कितना आया था एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम FCFS का 11 आया था, और आपका SJF नॉन प्रियम्पशन का एवरेज टर्न अराउंड टाइम कितना आया था, 10, और SJF विथ प्रियम्पशन जिसको हम SRTF भी कहते हैं, यानी कि ये वाली एल्गोरिथम का एवरेज टर्न अराउंड टाइम 9.2 आया, यानी कि अभी तक का सबसे कम है ये। ठीक है, वेटिंग टाइम अगर मैं कैलकुलेट करूँ, एवरेज वेटिंग टाइम देख लो यहाँ पे, तो 9 और 2 कितने हो गए, 11, 11 और 11 और 12 कितने हो गए, 23, 23 प्लस 26, 26 बाय 5, 26 बाय 5 अगर मैं करूँ, 26 को 5 से डिवाइड करूंगी, नंबर ऑफ प्रोसेस 5 है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, एवरेज वेटिंग टाइम इसका कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5.2। ओके, 5.2 हो जाएगा। ठीक है, सो आपने देखा एवरेज वेटिंग टाइम अभी तक का सबसे कम SRTF में आया है, यानी SJF विद प्रियम्पशन में अभी तक का सबसे कम लीस्ट एवरेज वेटिंग टाइम आया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि मैंने आपको एक बात कही थी ना कि SRTF सबसे ऑप्टिमल होती है क्योंकि इसका एवरेज वेटिंग टाइम सारी एल्गोरिथम से कम आता है, तो आज देख भी लोगे आप विद प्रूफ कि कैसे सारी एल्गोरिथम से कम आता है, 2 से तो कम आ ही गया, अब बाकी नेक्स्ट का देखते हैं। ठीक है, सो अब हमारी कौन सी आएगी, प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग विद नॉन प्रियम्पशन मोड, प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग का देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे अराइवल टाइम में प्रायोरिटी भी दे रखी है और बर्स्ट टाइम भी दे रखा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, गैंट चार्ट बनाएंगे, गैंट चार्ट बनाऊंगी मैं। अब ये कौन से वर्जन पे काम करिए, नॉन प्रीएम्प्टिव पे, मतलब कि एक बार दे दिया तो तब तक नहीं लेंगे CPU जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाती प्रोसेस। ठीक है, तो प्रायोरिटी के बेसिस पे देना है पर। ठीक है, तो एट टाइम 0 इज देयर एनी प्रोसेस इन द रेडी क्यू, यस P1 इज देयर इन द रेडी क्यू। ठीक है, टाइम 0 पे तो सिर्फ आपके पास P1 प्रोसेस ही है, तो प्रायोरिटी आप क्या ही देखोगे, जो है उसी को CPU दे दोगे, तो P1 ही है तो P1 को CPU दे दिया, P1 को CPU दे, कितनी देर के लिए P1 को CPU देंगे, 6 यूनिट ऑफ टाइम के लिए P1 को CPU देंगे, मतलब जब तक इसका कंप्लीशन नहीं हो जाता, क्योंकि एक ऐसा वर्जन है, नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन है। ठीक है, नाउ जब टाइम 6 हुआ तो सारी प्रोसेस आ गई रेडी क्यू में, P1 का तो एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ये सारी प्रोसेस रेडी क्यू में आ चुकी है। ठीक है, अब इन सारी प्रोसेस में से जिसकी प्रायोरिटी सबसे कम है, मतलब सबसे ज्यादा है, सॉरी, इन सारी प्रोसेसेस में जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है उसको CPU असाइन करेंगे। अब प्रायोरिटी किस बेसिस पे, हमें कैसे पता चलेगा किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो लोअर द प्रायोरिटी नंबर हायर द प्रायोरिटी, जिसका नंबर प्रायोरिटी नंबर कम है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, जैसे कहते हैं ना नंबर वन मतलब सबसे अच्छा, तो इसमें प्रायोरिटी नंबर 1 किसका है, P3 का है, यानी P3 की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। प्रायोरिटी नंबर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी नंबर किसका है, P5 का है, 5 नंबर, तो P5 की प्रायोरिटी लीस्ट है। अब ये मैंने आपको, ये नहीं है कि आप इसे याद कर लोगे कि लेसर द नंबर हायर द प्रायोरिटी, आपको क्वेश्चन में गिवन हो सकता है कि हायर द नंबर हायर द प्रायोरिटी। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया इसमें गिवन नहीं है, तो मैंने आपको बताया था जब आपको गिवन ना हो तो जर्नली आप क्या लेंगे, नंबर लोअर तो प्रायोरिटी ज्यादा। तो इसमें सबसे हायर प्रायोरिटी किसकी है, P3 की सबसे हायर प्रायोरिटी है, जो कि हमें दिख रहा है कि प्रायोरिटी कितनी है, प्रायोरिटी कितनी है, 1 है, तो मैं P3 को CPU एलोकेट कर दूंगी, कितने यूनिट ऑफ टाइम के लिए करूंगी, जितने के लिए इसको चाहिए, क्योंकि वर्जन क्या है, नॉन प्रीएम्प्टिव, 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए इसको चाहिए, तो 6 के बाद 2
यानी कि अब टाइम कितना हो गया 8 और मेरी P3 भी एग्जीक्यूट हो चुकी है। P3 के बाद किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है? P4 की है। तो अब मैं CPU किसे दे दूंगी? P4 को दूंगी। कितने यूनिट ऑफ टाइम के लिए दूंगी? 5 यूनिट ऑफ टाइम के लिए दूंगी। तो 8 के बाद 5 यानी कि अब टाइम कितना हो गया बेटा? 13 हो गया है। ठीक है, और P4 भी एग्जीक्यूट हो चुकी है। P4 के बाद किसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है? P2 की ज़्यादा है। ठीक है, तो P2 को CPU एलोकेट कर दिया जाएगा कितने यूनिट ऑफ टाइम के लिए? 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए P2 को CPU एलोकेट कर दिया जाएगा। सॉरी, P2 को CPU एलोकेट किया जाएगा 4 यूनिट ऑफ टाइम के लिए, क्योंकि P2 का बर्स्ट टाइम 4 है। तो 13 के बाद 4 यूनिट ऑफ टाइम के लिए इसको CPU एलोकेट करूंगी तो टाइम 17 हो चुका है। P2 भी आपका एग्जीक्यूट हो चुका है। नाउ अब CPU किसे एलोकेट करूंगी? P5 को, जिसकी सबसे कम प्रायोरिटी थी उसे सबसे लास्ट में CPU एलोकेट होगा ना, तो P5 को मैंने CPU एलोकेट कर दिया। कितने यूनिट ऑफ टाइम के लिए P5 को चाहिए? 3 यूनिट ऑफ टाइम के लिए, तो 3 यूनिट ऑफ टाइम के लिए P5 को मैंने CPU एलोकेट कर दिया। टाइम कितना हो गया? अब टाइम 20 हो गया। ठीक है, अब इसमें भी अगर आप सम ऑफ टोटल बर्स्ट टाइम करोगे तो वो आपका 20 के बराबर आएगा, क्योंकि आपको दिख रहा है कि स्टार्ट से ले तक एंड तक आपका सीपीयू एग्जीक्यूशन कर रहा था प्रोसेस का, कहीं पे भी खाली नहीं बैठा था। ठीक है, तो इसमें भी बर्स्ट टाइम का टोटल आपका कितना आ जाएगा? 20 के बराबर आ जाएगा। नाउ कंप्लीशन टाइम देखो, कंप्लीशन टाइम P1 का कितना है? कंप्लीशन टाइम P1 का 6 है। P2 का कंप्लीशन टाइम कितना है? P2 का कंप्लीशन टाइम 17 है, आपको दिख रहा होगा गैंट चार्ट में। P3 का कंप्लीशन टाइम कितना है? 8 है। P4 का कंप्लीशन टाइम कितना है? 13 है। और P5 का कंप्लीशन टाइम कितना है? 20 है। ओके, नाउ टर्न अराउंड टाइम देखो, टर्न अराउंड मतलब कंप्लीशन टाइम माइनस द अराइवल टाइम। तो कंप्लीशन माइनस अराइवल यानी कि 6, 17 minus 1 which is 16, 8 minus 2 is what? 6, 13 minus 3 is what? 10 and 20 minus 4 is what? 16। तो ये आपके मैंने टर्न अराउंड टाइम निकाल लिए। अब आपका वेटिंग टाइम मतलब टर्न अराउंड टाइम माइनस द बर्स्ट टाइम। तो 6 minus 6 0, 10 minus 4 is what? 6, 6 minus 2 is what? 4, 10 minus 5 is what? 5, 16 minus 3 is what? 13। तो ये आपका वेटिंग टाइम आ गया ईच एंड एवरी प्रोसेस का। रिस्पॉन्स टाइम मतलब फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स जब मिला माइनस द अराइवल टाइम। तो P1 को फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स कब मिला? सी इन द गैंट चार्ट, P1 को फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स मिला है 0 पे, और P1 आई कब थी? 0 पे। 0 पे ही आई थी, 0 पे रिस्पॉन्स मिल गया, यानी रिस्पॉन्स मिलने में 0 सेकंड का टाइम लगा, 0 टाइम लगा आप कह सकते हो। P2 को फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स कब मिला? गैंट चार्ट में देखो, P2 को फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स 13 पे मिला, और P2 आई कब थी? 1 पे, यानी 13 माइनस 1 विच इज 12, यानी कि रिस्पॉन्स मिलने में 12 टाइम लगा। ठीक है, P3 को फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स मिला, गैंट चार्ट में देखो 6 पे मिला, और P3 आई कब थी? 2 पे, 6 माइनस 2 यानी 4 मिली सेकेंड्स के बाद इसको रिस्पॉन्स मिला है। P4 को फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स कब मिला है? 8 पे P4 को फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स मिला है, और P4 आई कब थी? 3 पे आई थी, यानी 8 माइनस 3 यानी कि 5 मिली सेकेंड्स के बाद इसको रिस्पॉन्स मिला। P5 को फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स मिला 17 पे, और P5 आई कब थी? 4 पे, 17 माइनस 4 यानी 13 मिली सेकेंड्स के बाद इसको रिस्पॉन्स मिला। ये वर्जन कैसा है? नॉन प्रिएम्प्टिव वर्जन है, तो रिस्पॉन्स टाइम और वेटिंग टाइम सेम होना चाहिए था, यानी कि यहाँ कुछ गड़बड़ी हो रही है, आपका यहाँ 6 आना चाहिए था। देखते हैं क्या गड़बड़ी हो रही है। रिस्पॉन्स टाइम आपका P2 का, P2 को फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स कब मिला है? देखो, P2 को फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स कब मिला है? P2 को फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स मिला है 13 पे, माइनस P2 आई कब थी? 1 पे, तो 12 आया, तो रिस्पॉन्स टाइम तो 12 ठीक है। वेटिंग टाइम अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो टर्न अराउंड टाइम माइनस अराइवल टाइम होता है, तो सॉरी, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम होता है, तो 10 माइनस 4, 6, वेट अ मिनट, इट इज 10, नॉट, इट इज 16, सॉरी बेटा, ये 16 है। ओके, ये 16 है, क्योंकि टर्न अराउंड टाइम क्या था? टर्न अराउंड टाइम क्या था? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो 17 माइनस 1 इट इज 16। ये 16 था, मैंने इसे 10 समझ लिया था, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। 16 है ये। ठीक है, नाउ अब इस 16 में वेटिंग टाइम क्या होता है? 16 टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, तो ये 16 में ये 4 में माइनस करूंगी, 16 माइनस 4 क्या आएगा बेटा? 12 ही आएगा। क्या आएगा? 12 आएगा। ठीक है, तो वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम यहाँ पे सेम आ रहा है, क्योंकि मैंने कौन सा वर्जन लिया है? नॉन प्रिएम्प्टिव। देखो, अब ये बात आपको पता थी, तो जिस तरीके से मेरी मिस्टेक हुई है, इफ यू ऑल्सो हैव डन दिस टाइप ऑफ मिस्टेक इन एग्जाम, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि भैया नॉन प्रिएम्प्टिव मोड है। और मैम ने बताया था नॉन प्रिएम्प्टिव मोड में वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम हमेशा सेम आता है, तो ये सेम नहीं आ रहा था मेरा, तभी तो मैंने चेक किया कि हाँ मेरी मिस्टेक हो सकती है। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन करेक्ट इट। ओके, नाउ एवरेज कैलकुलेट करूं मैं अगर, तो एवरेज कितना हो जाएगा? सो मैं इसका सम कर लेते हैं, 6 6 12 12 6 आपका हो जाएगा 18, 18
और ये 6 है आई थिंक, है ना। 18 एंड 6 कितना हो जाएगा आपका? 24 हो जाएगा। ये 4 है और 2 आपका है, 2 3 4 एंड 5, 54। 54 बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस व्हाट 5, 54 बाय 5, 54 बाय 5 आपका कितना हो जाएगा? 54 बाय 5 आपका कितना कितना आएगा? 54 बाय 5 आपका 10.8 समथिंग आएगा, 10.8। ओके 10.8। नाउ वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम अगर मैं इसका कैलकुलेट करूं तो ये कितना आ जाएगा? हो जाएगा 8 8 12 13 14 1 2 3 34 by 5, 34 by 5, 34 by 5 is what? 6 point something। ओके 6.8 आपका इसका एवरेज वेटिंग टाइम आएगा। ओके 6.8। सी, अभी भी एसआरटीएफ का छोटा आया है, ठीक है। प्रियोरिटी स्केड्यूलिंग का भी एसआरटीएफ से ज्यादा आपका एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम है। ओके सो दिस इज हाउ प्रियोरिटी स्केड्यूलिंग में नॉन प्रियम्पशन वर्क। नाउ अब देखते हैं कि प्रियोरिटी स्केड्यूलिंग में प्रियम्पशन किस तरीके से काम कर रही है आपकी। ओके सो गैंट चार्ट से समझते हैं इसे भी, ठीक है। सो एट टाइम जीरो इज देयर एनी प्रोसेस इन द रेडी क्यू? सी, रेडी क्यू में कोई प्रोसेस है? यस, रेडी क्यू में प्रोसेस है P1, तो CPU आप किसे एलोकेट कर दोगे? P1 को। अब सिंस ये आपका कौन सा वर्जन चल रहा है, अभी प्रीएम्प्टिव वर्जन चल रहा है। ओके तो प्रीएम्प्टिव वर्जन में हमें देखना पड़ेगा कि जो नई प्रोसेस आ रही है आपकी रेडी क्यू में, क्या उसकी प्रायोरिटी पुरानी वाली प्रोसेस से जो अभी एग्जीक्यूट हो रही है प्रोसेस उससे ज़्यादा तो नहीं है? अगर उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है तो CPU करंटली इसे छीन के नई प्रोसेस को दे दिया जाएगा, ठीक है, सिंपल है। तो हर बार जब एक नई प्रोसेस आएगी तो हमें चेक करना पड़ेगा, तो कब तक चलाएंगे इस प्रोसेस को? जब तक नई प्रोसेस नहीं आ जाती। तो जीरो के बाद नई प्रोसेस कब आई है? 1 पे आई है ना, तो 1 तक चलाएंगे इसको। 0 से 1 तक चलाया, 0 से 1 तक चलाया, नई प्रोसेस आ गई। 0 से 1 तक चलाया यानी इसका बर्स्ट टाइम 6 से अब कितना हो चुका है? 5 हो चुका है। जो नई प्रोसेस आई है P2 आई है, P2 जो मेरी नई प्रोसेस आई है इसकी प्रायोरिटी देखूंगी, इसकी प्रायोरिटी कितनी है? 3। और मेरी जो करंटली प्रोसेस चल रही थी उसकी प्रायोरिटी 4 थी। तो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? P2 की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो CPU P1 से छीन के किसको दे दिया जाएगा? P2 को CPU मैं असाइन कर दूंगी। किसको असाइन कर दूंगी? CPU P2 को असाइन कर दूंगी। कितने यूनिट ऑफ टाइम के लिए? जब तक नई प्रोसेस नहीं आ जाती। नई कब आई? 2 पे आई, तो 1 के बाद नई 2 पे आई, तो 2 तक के लिए इसको मैंने CPU असाइन कर दिया, यानी कि इसका बर्स्ट टाइम 4 से अब कितना हो चुका है? 3 इसका बर्स्ट टाइम हो चुका है। नाउ एट 2 मेरी जो नई प्रोसेस आई है P3, नई प्रोसेस कौन आई है? P3। इसकी प्रायोरिटी देखूंगी, क्या इसकी प्रायोरिटी P2 से ज्यादा है? यस, इसकी प्रायोरिटी तो सबसे ज्यादा है, इसकी प्रायोरिटी 1 है। तो CPU P2 से छीन के किसको दे दिया जाएगा? अब P3 को दे दिया जाएगा। किसे दे दिया जाएगा? अब CPU P2 से छीन के P3 को दे दिया जाएगा, ठीक है। तो CPU मैंने P3 से P2 से लेके P3 को दे दिया। कब तक दूंगी? जब तक नई प्रोसेस नहीं आ जाती। नई प्रोसेस कब आई? 3 पे, तो 2 के बाद 3 तक के लिए मैंने इसको CPU एलोकेट कर दिया, यानी कि इसका बर्स्ट टाइम 2 से कितना हो गया? 1 हो गया इसका बर्स्ट टाइम। ओके नाउ जो मेरी नई प्रोसेस आई है, कौन है नई प्रोसेस? P4 आई है, ठीक है। P4 का बर्स्ट टाइम देखूंगी, क्या वो P3 से प्रायोरिटी देखूंगी, क्या P4 की प्रायोरिटी P3 से ज्यादा है? तो P4 की प्रायोरिटी P3 से कम है, तो CPU छीना नहीं जाएगा P3 से, P3 को ही दिया जाएगा। और P3 का आगे एग्जीक्यूशन कंटिन्यू होगा कितनी देर के लिए? जितनी देर के लिए P3 को चाहिए। अब P3 को सिर्फ 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए चाहिए, तो P3 का एग्जीक्यूशन मैंने 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए और किया, और फिर P3 टर्मिनेट हो चुकी है। अब P3 क्या हो गया? टर्मिनेट हो चुकी है। नाउ अब 4 टाइम पे, टाइम 4 हो चुका है, एक और नई प्रोसेस आ गई, एक और नई प्रोसेस आ गई विच इज P5। P5 की प्रायोरिटी कितनी है? 5 है, ठीक है। अब जब सारी प्रोसेसेस आ चुकी हैं, मैं देखूंगी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है, उसके बेसिस पे देंगे, ठीक है। तो अब मैं जितनी भी प्रोसेसेस मेरे पास है, मैं देखूंगी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसके पास है। अब सिंस मेरी P3 तो एग्जीक्यूट हो चुकी है, तो इसको मैं अभी हटा देती हूँ, कि मतलब P3 को नहीं देखना, P3 एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो अब देखो, ये ऊपर की 2 प्रोसेस और नीचे की 2 प्रोसेस में से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है? सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मुझे दिख रही है भैया P4 की है, 2 है, ठीक है। तो P4 को मैं अब CPU असाइन कर दूंगी, P4 को CPU असाइन कर दूंगी। अब ये वाला प्रियम्पशन वाला जो मोड है किसकी तरह काम करेगा? नॉन प्रियम्पशन की तरह। तो कितनी देर के लिए इसको CPU असाइन कर दूंगी? 5 यूनिट ऑफ टाइम के लिए। तो 4 के बाद 5 यूनिट ऑफ टाइम, यानी कि 9 तक के लिए मैंने इसको CPU असाइन कर दिया। टाइम 9 हो गया ना, तो P4 भी मेरी एग्जीक्यूशन P4 का कंप्लीट हो गया। P4 का भी एग्जीक्यूशन खत्म हो गया, तो बची हुई प्रोसेस में से किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? P2 की ज्यादा है, ठीक है। तो अब CPU किसे असाइन कर देंगे? P2 को असाइन कर देंगे। P2 को कितनी यूनिट ऑफ टाइम के लिए असाइन करेंगे? 3 यूनिट ऑफ टाइम के लिए असाइन कर देंगे, ठीक है। तो 9 के बाद 3 यूनिट ऑफ टाइम, यानी कि अब टाइम कितना हो गया? 12 हो गया, ठीक है। अब P2 भी एग्जीक्यूट मेरी हो चुकी है, ओके। तो P2 भी एग्जीक्यूट हो चुकी है, तो अब किसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है? P1 की,
ठीक है, तो P1 को दे देंगे CPU, P1 को दे देंगे कितनी यूनिट ऑफ टाइम के लिए, P1 को चाहिए 5 यूनिट ऑफ टाइम के लिए, यानी कि 12 के बाद 5 तक के लिए मैंने इसको CPU दिया, यानी कि अब टाइम कितना हो गया, 17 हो चुका है। ठीक है, नाउ P1 भी मेरी एग्जीक्यूट हो चुकी है, P1 भी एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब P5 को CPU देंगे क्योंकि P5 ही रिमेनिंग है, P5 को CPU दे देंगे, कितने यूनिट ऑफ टाइम के लिए P5 को CPU दिया जाएगा, 3 यूनिट ऑफ टाइम के लिए P5 को CPU दिया जाएगा, यानी कि टाइम कितना हो गया, अब टाइम 20 हो चुका है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे भी कि स्टार्ट से लेकर एंड तक आपका CPU एग्जीक्यूशन में था, यानी यहाँ पे भी टोटल और बर्स्ट टाइम कितना आएगा आपका, एग्जीक्यूशन ऑफ कंप्लीशन ऑफ द लास्ट प्रोसेस, बर्स्ट टाइम टोटल करो और देखो क्या कंप्लीशन ऑफ लास्ट प्रोसेस के बराबर आ रहा है। सो वी कैन कैलकुलेट इट, सो यस इट इज 20, दैट इज इक्वल्स टू द कंप्लीशन ऑफ द लास्ट प्रोसेस। नाउ कंप्लीशन टाइम निकालेंगे हर एक प्रोसेस का। P1 का कंप्लीशन टाइम कितना होगा, गैंट चार्ट में देखो P1 कहाँ कंप्लीट हुई है, P1 कंप्लीट हुई है 17 पे, तो P1 का कंप्लीशन टाइम कितना है, P1 का कंप्लीशन टाइम 17 है। P2 का कंप्लीशन टाइम कितना है, P2 का कंप्लीशन टाइम बेटा 12 है, 12 पे P2 कंप्लीट हुई है, तो P2 का कंप्लीशन टाइम आप 12 लिखेंगे। P3 का कंप्लीशन टाइम कितना है बेटा, P3 का कंप्लीशन टाइम 4 है, गैंट चार्ट में ध्यान से देखिए। P4 का कंप्लीशन टाइम कितना है बेटा, P4 का कंप्लीशन टाइम 9 है, तो P4 का कंप्लीशन टाइम मैंने 9 लिख दिया। P5 का कंप्लीशन टाइम बेटा 20 है, तो P5 का कंप्लीशन टाइम कितना लिखा हमने, 20 लिखा। नाउ टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, कंप्लीशन माइनस अराइवल, तो कंप्लीशन माइनस अराइवल करते टर्न अराउंड कितना आ गया, 17, 12 माइनस 1 इज व्हाट, 11, 4 माइनस 2 इट इज व्हाट, 2 और ये क्या है, 9 माइनस 3 इज व्हाट, 6 एंड 20 माइनस 4 इज व्हाट, 16। ओके, तो इस तरीके से मैंने टर्न अराउंड टाइम भी निकाल लिया। नाउ वेटिंग टाइम यानी कि टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, तो 17 माइनस 6 इज व्हाट, 11, 11 minus 4 is what, 7, 2 minus 2 is what, 0, 6 minus 5 is what, 1, 16 minus 3 is what, 13। अगर देखो आपको ये देखना हो ना एग्जाम में कि मैं क्या सही वेटिंग टाइम कैलकुलेट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, तो देख लो यहाँ पे इसका वेटिंग टाइम 0 आया ना, तो देख चेक कर लो कि क्या P3 है ना, ये P3 प्रोसेस है, P3 प्रोसेस का वेट, क्या P3 प्रोसेस ने बिल्कुल भी वेट नहीं किया है, उसका सच्ची में वेटिंग टाइम 0 आएगा। तो देख लो P3 को फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स कब मिला था, P3 को फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स मिला है 2 पे, गैंट चार्ट में देखो आई कब थी है P3, 2 पे आई थी, यानी 2 पे आई, 2 पे रिस्पॉन्स मिल गया, यानी कि इसने बिल्कुल वेट ही नहीं करा है, तो इसलिए इसका वेटिंग टाइम 0 है। ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैं सही कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, नाउ रिस्पॉन्स टाइम देखो, रिस्पॉन्स टाइम मतलब फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स कब मिला और वो आई कब थी, तो देखो P1 को फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स कब मिला, P1 को फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स बेटा 0 पे मिला, और P1 आया कब था, P1 आया भी 0 पे था, तो 0 पे आया, 0 पे रिस्पॉन्स मिल गया, यानी रिस्पॉन्स मिलने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। P2 को फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स कब मिला है, 1 पे, और P2 आई कब थी, P2 भी 1 पे आई थी, तो 1 पे आई, 1 पे रिस्पॉन्स मिल गया, रिस्पॉन्स मिलने में बिल्कुल टाइम नहीं लगा, तो 0। सिमिलरली P3 को फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स कब मिला, 2 पे, और P3 आई कब थी, 2 पे ही आई थी, 2 पे आई, 2 पे रिस्पॉन्स मिला, यानी 0। P4 का देखो, P4 को फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स मिला है 4 पे, P4 को फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स 4 पे मिला है, और P4 आई कब थी, 3 पे, 3 पे आई, 4 पे रिस्पॉन्स मिला, रिस्पॉन्स मिलने में 1 यूनिट का टाइम लगा। P5 को फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स कब मिला, 17 पे मिला, देखो 17 पे मिला P5 को फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स, P5 आई कब थी, 4 पे आई थी, 17 पे 4 पे आई और 17 पे रिस्पॉन्स मिला, यानी 13 टाइम बाद रिस्पॉन्स मिला, रिस्पॉन्स मिलने में 13 टाइम लगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट। नाउ कैलकुलेट द एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज रिस्पॉन्स वेटिंग टाइम। एवरेज टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करो, एवरेज टर्न अराउंड टाइम कितना होगा, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, just 2, 3, 4, 5, 52, 52 by नंबर ऑफ प्रोसेस इज व्हाट, 5, 52 by 5 कितना हो गया, इसको आप कैलकुलेट करोगे, 52 by 5 आपका कितना आ जाएगा, इट इज बेसिकली व्हाट, 10.2, इट इज व्हाट, 10.2, 10.2 आपका आ जाएगा एवरेज टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम आपका ये आ जाएगा। नाउ वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम आपको कैलकुलेट है, 3 + 1 4, 4 और 7 इज 11, 1, 3, 1 4, 4 7 11 का 1 2 3 4, 42 is basically 42, and divided by number of processes is what, 5. 42 by 5 is basically what, 42 by 5 is basically 8 point something, 8.4. 8.4 is basically the average waiting time if in preemptive priority scheduling with preemption mode. Okay, now let's calculate the average all this with for the round robin. Okay,
सो पहले गैंट चार्ट बनाते हैं इसके लिए भी। ओके, गैंट चार्ट हम ड्रॉ करते हैं। So in round robin, you also have to know that you have to maintain the ready queue and the Gantt chart at the same time. So this is ready queue and this is the Gantt chart. Okay, you have to maintain the ready queue and the Gantt chart at the same time in round robin. So quantum क्या है यहाँ पे 2 है, यानी कि 2 मिली सेकेंड्स के लिए आपकी हर एक प्रोसेस को CPU एलोकेट किया जाएगा। सो एट टाइम जीरो इज देयर एनी प्रोसेस इन द रेडी क्यू? रेडी क्यू में सिर्फ एक ही प्रोसेस है टाइम जीरो पे, विच इज P1। ठीक है, तो मैं CPU किसे एलोकेट करूंगी टाइम जीरो पे? P1 को ही करूंगी, बिकॉज आई हैव नो चॉइस, मेरे पास रेडी क्यू में एक ही प्रोसेस है। तो मैंने उस प्रोसेस को P1 को रेडी क्यू से निकाला और उसको CPU एलोकेट कर दिया। कितनी यूनिट ऑफ टाइम के लिए? टाइम क्वांटम 2 है, तो 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए मैंने इसको CPU एलोकेट किया। ओके, नाउ अब टाइम 2 हो गया तो मेरी रेडी क्यू में और भी प्रोसेसेस आ गई। ठीक है, P1 को मैंने 2 यूनिट ऑफ टाइम तक के लिए चलाया, तो 6 से इसका बर्स्ट टाइम कितना हो गया? 4 हो चुका है। ठीक है, नाउ रेडी क्यू में अब 2 टाइम तक और भी प्रोसेस आ गई, P1 P2 भी आ गई और P3 भी आ गई। तो रेडी क्यू में अब P2 भी है मेरे पास और रेडी क्यू में P3 भी है मेरे पास। ठीक है, और सिंस आपने P1 को 0 से लेकर 2 तक चलाया और P1 का एग्जीक्यूशन खत्म नहीं हुआ था, P1 का एग्जीक्यूशन अभी भी रहता है। ठीक है, तो P1 को भी दोबारा से रेडी क्यू में हम डाल देंगे। ओके, सो उसके बाद फिर मैं रेडी क्यू से दूसरी प्रोसेस निकालूंगी विच इज P2, और P2 को भी मैं कितनी देर के लिए चलाऊंगी? 2 क्वांटम तक चलाऊंगी, यानी 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए चलाऊंगी, यानी कि 2 के बाद 4 तक मैंने इसको दोबारा चलाया, P2 को चलाया। तो अब P2 2 के बाद 4 तक चली, अब 4 हो गया टाइम, तो रेडी क्यू में और भी प्रोसेसेस आ गई टाइम 4 तक। कौन कौन आ गई? P4 भी आ गई रेडी क्यू में और मेरी रेडी क्यू में P5 भी आ चुकी है। ठीक है, और जहां तक कि मुझे पता है कि P2 का एग्जीक्यूशन अभी भी खत्म नहीं हुआ है। P2 का एग्जीक्यूशन 4 यूनिट ऑफ टाइम के लिए होना था, लेकिन मैंने तो बस 2 तक ही चलाया, तो यानी कि 2 यूनिट ऑफ टाइम तक इसका एग्जीक्यूशन और रहता है, तो इसलिए मैं P2 को फिर से रेडी क्यू में डाल दूंगी। ओके, नाउ अब मैं P3 को लूंगी। P3 को मैंने रेडी क्यू से लिया और P3 को मैंने CPU एलोकेट कर दिया। कितने यूनिट ऑफ टाइम के लिए? 2 के लिए, यानी कि 4 के बाद टाइम कितना हो गया? 6 हो गया। तो क्या मेरी कोई नई प्रोसेस आई है टाइम 6 पे? नहीं, अब कोई नई प्रोसेस नहीं आ रही। टाइम 4 तक जितनी नई प्रोसेस आनी थी वो आ गई, इसके बाद नहीं है। तो क्या P3 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है? मैं देखूंगी, P3 को सिर्फ 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए चाहिए था और मैंने 2 तक चला लिया, यानी कि P3 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अब P3 को रेडी क्यू में नहीं रखेंगे। ठीक है, नाउ P1 को अब मैं रेडी क्यू से बाहर निकालूंगी। P1 को रेडी क्यू से बाहर निकाल के अब CPU P1 को दे दूंगी। P1 को दूंगी कितने यूनिट ऑफ टाइम के लिए दूंगी? 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए दूंगी, यानी कि 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए दिया, तो टाइम अब 6 के बाद 8 हो गया। ठीक है, तो क्या मैं देखूंगी कि P1 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया? P1 को चाहिए था 4 यूनिट ऑफ टाइम के लिए CPU, मैंने 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए दिया, यानी कि 2 यूनिट ऑफ टाइम और बचा है, यानी कि P1 अभी पूरी तरीके से नहीं हुआ कंप्लीट, तो P1 को मुझे फिर से रेडी क्यू में डालना पड़ेगा। ओके, मैंने डाल दिया रेडी क्यू में। अब रेडी क्यू में अब किसकी बारी है? और P4 की बारी है, तो अब मुझे CPU किसे देना पड़ेगा? P4 को देना पड़ेगा। कितने यूनिट ऑफ टाइम के लिए मैं CPU दूंगी P4 को? 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए, यानी कि अब टाइम कितना हो गया? 10 हो गया है। ठीक है, तो अब टाइम कितना हो गया? 10 हो गया। तो क्या P4 का एग्जीक्यूशन खत्म हो चुका है? P4 को देखते हैं। P4 का एग्जीक्यूशन खत्म हो गया? नहीं हुआ। P4 को 5 यूनिट ऑफ टाइम के लिए चाहिए था, मैंने 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए दिया, यानी कि टाइम अभी 3 इसका बचा है, यानी कि 3 टाइम तक इसका एग्जीक्यूशन और होना है, इसलिए इसका कंप्लीट नहीं हुआ एग्जीक्यूशन, इसलिए P4 को भी रेडी क्यू में डाल दिया। नाउ अब P4 को मैं P5 को अब CPU एलोकेट करूंगी। P5 को मैंने CPU एलोकेट किया कितने यूनिट ऑफ टाइम के लिए? 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए, क्योंकि क्वांटम ही 2 है, तो अब टाइम कितना हो गया? 12 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए P5 को CPU एलोकेट किया। क्या P5 का एग्जीक्यूशन खत्म हो गया था? नहीं हुआ था। P5 को तो 3 यूनिट ऑफ टाइम के लिए चाहिए था, मैंने 2 के लिए करा, तो यानी कि 1 यूनिट ऑफ टाइम तक के लिए इसका एग्जीक्यूशन और बचा है, यानी कि P5 को भी दोबारा से रेडी क्यू में डालना पड़ेगा। अब P2 की बारी आ गई। सो P2 को रेडी क्यू से निकाल के फिर P2 को CPU मुझे एलोकेट करना पड़ेगा। अब मैंने P2 को CPU एलोकेट किया कितने यूनिट ऑफ टाइम के लिए? 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए एलोकेट किया। ठीक है, तो मैं देखूंगी क्या P2 का एग्जीक्यूशन खत्म हो गया? यस, P2 को 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए चाहिए था और P2 को मिल गया और P2 का एग्जीक्यूशन अब खत्म हो चुका है, तो P2 को रेडी क्यू में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद P1 को लेंगे, रेडी क्यू से और P1 को CPU एलोकेट करेंगे। कितने यूनिट ऑफ टाइम के लिए? 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए मैंने P1 को CPU एलोकेट करा। ठीक है, तो हम 14 के बाद टाइम कितना हो गया? 16 हो गया। तो क्या P1 का एग्जीक्यूशन खत्म हो गया? देखेंगे जाके, यस P1 का एग्जीक्यूशन भी खत्म हो गया, क्योंकि P1 को भी सिर्फ 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए और चाहिए था, तो P1 का एग्जीक्यूशन भी खत्म हो गया। P1 को भी रेडी क्यू में डालने की जरूरत नहीं है। नाउ P1 के बाद आई बारी P4 की।
ठीक है। P4 को अब मैंने CPU एलोकेट किया, P4 को एलोकेट किया CPU कितने यूनिट ऑफ टाइम के लिए, 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए P4 को CPU एलोकेट किया, तो 16 के बाद टाइम कितना हो गया, 18 हो गया। क्या P4 का एग्जीक्यूशन खत्म हो गया, देखेंगे P4 का एग्जीक्यूशन खत्म नहीं हुआ, क्योंकि P4 को चाहिए था 3 यूनिट ऑफ टाइम के लिए, मैंने दिया 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए, यानी कि 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए इसका एग्जीक्यूशन और बचा है, यानी मुझे P4 को दोबारा से रेडी क्यू में डालना पड़ेगा। तो मैंने P4 को दोबारा से रेडी क्यू में डाल दिया। ठीक है, उसके बाद मैं CPU किसे दूंगी, P5 को अब दूंगी CPU। तो मैं CPU किसे एलोकेट करूंगी, P5 को CPU एलोकेट करूंगी। P5 को कितनी देर के लिए CPU चाहिए, सिर्फ 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए चाहिए। ओके, P5 को सिर्फ 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए CPU और चाहिए ना। तो ऐसा नहीं है कि मैं इसको 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए दे दूंगी, 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए दे दूंगी अगर मैं इसको CPU, तो 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए तो CPU इसका काम करेगा और 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए खाली बैठे रहेगा, खाली थोड़ी बिठाना है हमें, तो इसलिए सिर्फ 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए CPU इसको देंगे जितने इसको थोड़ी जरूरत है। ठीक है, तो यानी कि अब टाइम कितना हो गया 19 और P5 का एग्जीक्यूशन भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब P4 को निकालूंगी, P4 को मैं CPU एलोकेट करूंगी, कितने यूनिट ऑफ टाइम के लिए चाहिए P4 को भी, P4 को भी सिर्फ 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए चाहिए, तो इसलिए भी इसको 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए मैंने दे दिया CPU। ओके, और यहाँ पे P4 का एग्जीक्यूशन भी खत्म हो गया। सो इस पर्टिकुलर वे से राउंड रॉबिन में एग्जीक्यूशन चलता है प्रोसेस का। नाउ कंप्लीशन टाइम देखते हैं ईच एंड एवरी प्रोसेस। कंप्लीशन टाइम ऑफ P1, गैंट चार्ट में देखो P1 कब कंप्लीट हुई, P1 कंप्लीट हुई है 16 पे, तो कंप्लीशन टाइम P1 का कितना है, कंप्लीशन टाइम P1 का बेटा 16 है। P2 कब कंप्लीट हुई है, गैंट चार्ट पे देख लो यार, P2 कब कंप्लीट हुई है, 14 पे कंप्लीट हुई है P2, तो P2 का कंप्लीशन टाइम कितना है 14। P3 का कंप्लीशन टाइम देखो, P3 का कंप्लीशन टाइम P3 कब कंप्लीट हुई है, गैंट चार्ट में देखिए P3 6 पे कंप्लीट हुई है, तो P3 का कंप्लीशन टाइम 6 है। P4 का कंप्लीशन टाइम देखो, P4 का कंप्लीशन टाइम बेटा 20 है, P4 20 पे कंप्लीट हुई है। P5 का कंप्लीशन टाइम देखो बेटा, P5 का कंप्लीशन टाइम 19 है, तो P5 कब कंप्लीट हुई है, 19 पे कंप्लीट हुई है। नाउ टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे ईच एंड एवरी प्रोसेस के लिए। तो टर्न अराउंड क्या होता है, कंप्लीशन माइनस अराइवल, तो 16 माइनस 0 इज व्हाट 16, 14 माइनस व्हाट इज 13, 6 माइनस 2 इज व्हाट 4, 20 minus 3 is what 17, okay, and 19 minus 4 is what 15, okay। so इस तरीके से मैंने कंप्लीट टर्न अराउंड टाइम निकाल लिया ईच एंड एवरी प्रोसेस का। वेटिंग टाइम क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं 16 माइनस 6 यानी कि 10, ये आपका वेटिंग टाइम हो गया। 13 माइनस 4, 13 माइनस 4 इज व्हाट 9, ओके, 13 माइनस 4 इज व्हाट 9। सी व्हाट, हम वेटिंग टाइम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, टर्न अराउंड माइनस बर्स्ट टाइम। ठीक है, तो बर्स्ट टाइम ओरिजिनल बर्स्ट टाइम माइनस करना है, 13 माइनस मैं 4 कर रही हूँ, ध्यान से देखो मैं 2 माइनस नहीं कर रही, ये आप ओरिजिनल बर्स्ट टाइम माइनस करेंगे। 13 माइनस 4 इज व्हाट 9, सिमिलरली 4 माइनस 2 इज व्हाट 2, 17 minus 5 is what 12, and 15 minus 3 is what 12। okay, so this is how you can calculate the waiting time। now response time calculate करो यार, first time response कब मिला, so P1 को फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स कब मिला, P1 को फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स मिला 0 पे, और P1 आई कब थी 0 पे, यानी रिस्पॉन्स मिलने में 0 टाइम लगा। P2 को फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स कब मिला, P2 को फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स मिला 2 पे, P2 आई कब थी 1 पे आई थी, तो रिस्पॉन्स मिलने में 1 यूनिट ऑफ टाइम 1 यूनिट का टाइम लगा। P3 को फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स कब मिला 4 पे, और P3 आई कब थी 2 पे, तो रिस्पॉन्स मिलने में 2 यूनिट ऑफ टाइम लगा। सिमिलरली अब P4 का देखो, P4 को फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स मिला है 8 पे, P4 आई कब थी 3 पे आई थी, और 8 पे फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स मिला, यानी कि 8 माइनस 3 5 यूनिट ऑफ टाइम के बाद। P5 को फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स कब मिला, P5 को फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स मिला 10 पे, P5 आई कब थी 4 पे, तो 10 माइनस 4 यानी 6 यूनिट ऑफ टाइम के बाद इसको फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स मिला। अब इसका एवरेज कैलकुलेट कर लो, एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज वेटिंग टाइम। एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट हम करोगे तो 2 और 2 4, 5 6, 6 15, और ये आपका 5 यहाँ पे एक कैरी 2 3 4 45 बाय डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट इज 5, तो ये आपका इसका एवरेज वेटिंग टाइम कितना आ जाएगा 9 मिली सेकेंड्स का आपका इसका एवरेज वेटिंग टाइम आ जाएगा। सिमिलरली टर्न अराउंड टाइम अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 7 5 12 हो जाएगा, 12 प्लस 4 कितना 7 5 12, 4 कितना हो जाएगा 12 प्लस 4 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 का 5 and 2 3 4 5 6 65 और divided by the number of processes over here, so it will become what it इसका आपका average turnaround time आपका कुछ आ जाएगा
13 मिली सेकेंड्स के बराबर. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट ऑल द स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम. ओके, आपने देख लिया सारी स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम कैलकुलेट करने में कि SRTF यानी कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट विद प्रीएम्पशन मोड का एवरेज टर्न अराउंड टाइम सबसे कम आता है, यानी कि SRTF सबसे ऑप्टिमल स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम है. आपने आज ये भी देख लिया. ठीक है, तो इस तरीके से आप CPU स्केड्यूलिंग के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. ओके, ऑन द सेम नोट आप काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स गूगल पे आप सर्च करिए CPU स्केड्यूलिंग के, उन सबको आप इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाया इस तरीके से आप इम्प्लीमेंट करिए, आपसे काफ़ी ईजिली सॉल्व हो जाएंगे. Okay, so if you like that particular video, please don't forget to hit the like button, share button and subscribe button. ठीक है, in the next video we gonna discuss about the multi-level queue scheduling. Okay, कि multi-level queue scheduling क्या होती है. Okay, so till then, thank you.